हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक। आपकी सेकंड यूनिट जो है CDLU के MA इकोनॉमिक्स के सिलेबस की सेकंड यूनिट का एक छोटा सा टॉपिक, सुल्जियन थ्योरी यानी सुल्ज का सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, द सुल्जियन थ्योरी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। बेसिक सा हमें पता है, एक पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, किसी भी प्रकार की ओवरऑल अगर कोई भी देश का हमने विकास करना है तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगी तो हम उस देश के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए एग्रीकल्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो वो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कि एग्रीकल्चर को इस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है। उसी प्रकार उन्हीं में से सुल्ज भी एक है। सुल्ज हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। इन्होंने भी अपने विचार दिए हैं कि किस प्रकार एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सुल्ज ने अपने ये विचार, उनकी बुक आई थी 1964 के अंदर, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। इस बुक के अंदर सुल्ज ने एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया जा सकता है उसके बारे में विस्तार से बताया है। अब हम इसको जानेंगे, इसके बारे में कि सुल्ज क्या कहता है और किस प्रकार एग्रीकल्चर को डेवलप करने के बारे में बताता है। तो अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगी तो हम किसी भी देश का विकास नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार सुल्ज ने ये माना कि जो पारंपरिक कृषि है, या हम कहें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। क्या करना होगा? ट्रांसफॉर्म करना होगा, रूपांतरण करना होगा इस एग्रीकल्चर के अंदर। क्योंकि जितनी भी यूडेसिस कंट्री हैं, अलग विकसित देश हैं, वहाँ पर पारंपरिक कृषि की जाती है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की जाती है। उस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अंदर चेंज करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, और फिर ही हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब उन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्म कैसे होगा। उससे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या होती है। तो सबसे पहले अब हम सुल्ज के अकॉर्डिंग बहुत सारी जो एल्यूजन चल रही हैं जो इकोनॉमी के अंदर, कि जिसको ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर माना जाता है, बल्कि जो सुल्ज है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, इसीलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उसमें इस प्रकार के चेंज किए जाएं, इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन की जाए, और उससे जो एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, वो चेंज होगी और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी। अब अकॉर्डिंग टू सुल्ज, ये नहीं कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वो है जिसमें हम ये कह दें कि जो पिछड़ी हुई है, या जहां पर लेबर ज़्यादा यूज की जा रही है, श्रम प्रधान है, जिसकी कृषि उत्पादकता बहुत कम है, उसको ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं कहा जा सकता। बात को समझे। सुल्ज ने ये नहीं माना कि जो एग्रीकल्चर श्रम प्रधान है, या जहां पर कृषि की उत्पादकता जो है वो क्या है, कम है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, इस प्रकार की एग्रीकल्चर को हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं कहेंगे। हालांकि मेलर ने ये माना था कि इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होती है, लेकिन सुल्ज ये नहीं मानता है। सुल्ज क्या मानता है कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है ना, वो पूंजी प्रधान भी हो सकती है। पूंजी प्रधान और बहुत अधिक के साथ साथ नहीं कह सकते कि जैसे जो पूंजी प्रधान कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो नहीं हो सकती। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी, जैसे बहुत कम उत्पादकता वाली और जहां पर टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, ज़्यादा कैपिटल यूज की जा रही है, वो एग्रीकल्चर भी क्या हो सकती है? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये नहीं कह सकते कि जिसमें बहुत कम उत्पादकता है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, जहां पर कैपिटल ज़्यादा यूज की जा रही है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं है, नॉन ट्रेडिशनल है। नो, कैपिटल जहां पर ज्यादा यूज की जा रही है लेकिन वहां पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम है, वो एग्रीकल्चर भी क्या होगी? ट्रेडिशनल हो सकती है अकॉर्डिंग टू सुल्ज। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यानी सुल्ज के अनुसार ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है ना,
उसमें क्या होगी, स्टैग्नेशन होगी। क्या होगी, स्टैग्नेशन, यानी गतिहीनता। गतिहीन, जो कृषि गतिहीन है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर या पारंपरिक कृषि कहेंगे। जैसे हमने कहा कि जिसमें पुराने तरीके यूज किए जा रहे हैं वो हो सकती है, वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हो सकती है। लेकिन अमेरिका की भी जो एग्रीकल्चर है वो भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हो सकती है। कब, जब वहां पर कृषि की उत्पादकता क्या हो जाए, कम हो जाए। यदि अमेरिका में भी किसी भी समय कृषि गतिहीन हो सकती है, अगर वहां पर कृषि उत्पादकता कम हो जाए और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज हैं वो इंप्रूव करना बंद कर दे, तो वो भी स्टैग्नेशन के अंदर आ सकती है, वहां की एग्रीकल्चर भी ट्रेडिशनल हो सकती है। ओके, उसके बाद कहता है यदि एक कृषि काफी समय तक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में रहती है तो वो स्टैग्नेशन के अंदर आ जाती है। यानी एक कृषि जो बहुत समय तक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रही है बहुत समय तक, तो वो क्या बन जाती है, गतिहीन बन जाती है। और कब बन जाती है, जब दूसरी तुलना में दूसरी जगह पर एग्रीकल्चर प्रमोट हो रही है, लेकिन वो प्रमोट नहीं हो रही है, वो उसी स्टेज पर पड़ी है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अंदर पड़ी है, तो वो कृषि क्या कहलाएगी, गतिहीन कहलाएगी। या हम जिसको पिछड़ी हुई कृषि भी कह सकते हैं, वो पिछड़ी हुई कृषि बन सकती है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पता चला होगा। अब सुल्ज ने इसके बाद क्या माना है, कहता कुछ ऑब्जर्वेशंस अपनी रखी हैं जहां पर एल्यूजन है, जहां पर भ्रांतियां हैं लोगों की। भ्रांतियां क्या है, जिसको वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मान लेते हैं, हालांकि वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं होती, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे कहता ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वह नहीं है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वह नहीं है जिसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक विशेषताओं पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। यानी जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है वो सांस्कृतिक विशेषताओं पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब सांस्कृतिक विशेषताएं कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि लोगों को अगर विश्वास हो जाता है, यदि लोगों को विश्वास हो जाता है कि जो अर्थव्यवस्था में रिवाज चल रहे हैं, परंपरा चल रही है, लिटरेसी का रेट क्या है, या उनका लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं है, यानी जब समाज के सदस्य रूढ़िवादी हैं, जब समाज के सदस्य रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वासी हैं, वो अपनी समृद्धि नहीं चाहते, समृद्धि नहीं चाहते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्रीकल्चर जहाँ वो उस प्रकार के लोग हैं वहाँ पर जो एग्रीकल्चर की जा रही है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है। यानी सांस्कृतिक विशेषताओं का ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। अब सांस्कृतिक चीज़ें अलग हैं और दूसरी चीज़ें अलग हैं, और सांस्कृतिक चीज़ें किसी और रीजन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो ये मतलब नहीं कि वहाँ पर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सुल्ज का विचार था, सुल्ज क्या कहता है, सुल्ज का विचार था कि उत्पादकता को प्रभावित करने वाली बहुत सारी भावनाएं हो सकती हैं, प्रोडक्टिविटी को, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाली बहुत सारी भावनाएं हो सकती हैं, और उन भावनाओं की वजह से ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर भी आ सकती है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बन सकती है। वो भावनाएं कौन सी हैं, जैसे बचत की भावना है या परिश्रम की भावना है, इनका समाज के साथ कोई संबंध नहीं होता। बचत की भावना का, परिश्रम की भावना का समाज के साथ कोई भी संबंध नहीं होता। क्यों कहता है सुल्ज के अनुसार ऐसी भावनाएं आर्थिक प्रकृति की वजह से भी हो सकती हैं। बचत की भावना, परिश्रम की भावना जो है वो आर्थिक प्रकृति की वजह से भी होती है। क्लियर हुआ? तो ये जरूरी नहीं कि वहां पर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हो। कहता जब एग्रीकल्चर के अंदर गतिहीनता आ गई, हम मानते हैं कि जब एग्रीकल्चर में गतिहीनता है, बहुत समय से ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, तो वहाँ पर लोग परिश्रम नहीं कर रहे, और उनके परिश्रम न करने की वजह से वहाँ पर वो क्या बन जाती है, पिछड़ी हुई एग्रीकल्चर या पिछड़ी हुई कृषि बन जाती है। तो इसका रीज़न ये नहीं है कि वो स्टैग्नेशन की वजह से है, वो स्टैग्नेशन की वजह से नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा भी उसका रीजन ये भी हो सकता है कि लोगों की रुचि नहीं है, काम करने में रुचि नहीं है। और रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि काम करने का, परिश्रम करने का उनको उचित प्रतिफल ना मिल रहा हो,
उनकी रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि उनको उसके काम करने का उचित प्रतिफल नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उनकी रुचि नहीं है। और उनकी दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उनका हेल्थ अच्छा नहीं है। एक उनकी रुचि नहीं है परिश्रम करने में, दूसरा उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, इसलिए वो परिश्रम नहीं करते और जिस वजह से वो एग्रीकल्चर क्या है? ट्रेडिशनल है। लेकिन इसका ये कारण सांस्कृतिक कारण नहीं है, ये क्या कौन सा कारण हुआ? आर्थिक कारण हुआ। परिश्रम करना नहीं चाहते, उनकी रुचि नहीं है क्योंकि उनको उनका उचित प्रतिफल नहीं मिलता। दूसरा, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ये क्या है? उसके आर्थिक कारण है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो सुल्ज है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का कारण आर्थिक रूप से मानते हैं, ना कि सांस्कृतिक मानते हैं। सुल्ज ने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा कारण आर्थिक माना है, आर्थिक कारणों को माना है, ना कि सांस्कृतिक कारणों को माना है। दूसरा आता है बचत, क्योंकि बचत का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचत से क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पूंजी निर्माण बढ़ता है। अब बचत नहीं होगी तो अल्टीमेटली पूंजी निर्माण नहीं होगा और वो सेक्टर प्रमोट नहीं होगा, तो बचत भी नहीं हो रही है वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग बचत नहीं करते हैं, क्योंकि उनको नज़र नहीं आता एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना लाभकारी हो, क्योंकि प्रॉफिट के जो अवसर हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर किसानों को नज़र नहीं आते, इसलिए वो बचत नहीं करते और नाजायज़ खर्चा कर देते हैं अपनी विवाह शादियों पर और बहुत सारे उत्सवों पर खर्चा कर देते हैं और बचत के प्रति उदासीन होते हैं। वो बचत करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि कहीं पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हम इन्वेस्ट करना लाभकारी नहीं है और इसीलिए वहाँ पर बचत नहीं हो पाती है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात आती है दूसरा, ये पहला पॉइंट था कि सांस्कृतिक कारण नहीं है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा कारण आर्थिक कारण है। ओके, सेकंड सुल्ज ये मानते हैं कि जो पारंपरिक कृषि है इसका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कहता जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसका संबंध इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से भी नहीं है, इससे भी उसका कोई संबंध नहीं है। यानी चाहे खेती जो है वो टेनेंट्स द्वारा की जाए, यानी मुजारिये द्वारा की जाए या स्वयं की जाए। दूसरा, चाहे खेतों का आकार छोटा हो चाहे खेतों का आकार बड़ा हो, या हम कहें जो खेती है वो निजी स्तर पर की जाए या सरकारी स्तर पर की जाए, चाहे खेती घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाए या खेती उत्पादों को मंडी में बेचने के लिए की जाए, ये है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इसका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। हर स्थिति में, इसकी हर सिचुएशन में जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हो भी सकती है और नहीं भी, जरूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें हो। यानी कहने का मतलब खेती जब स्वयं के लिए की जाए या टेनेंट्स के द्वारा की जाए या खुद की जाए, खेतों का आकार छोटा हो खेतों का आकार बड़ा हो, या सरकारी खेती की जाए निजी खेती की जाए, या अपनी घरेलू जरूरतों के लिए की जाए या मंडी में उत्पादों को बेचने के लिए की जाए, इनकी हर स्थिति में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका कोई भी लिंक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से नहीं है। उसने एक एग्जांपल दिया, कहता हॉलैंड, दो कंट्री बताइए उसने, एक है हॉलैंड, दूसरा है डेनमार्क, दो कंट्री है। दोनों के अंदर क्या है? नॉन ट्रेडिशनल है। दोनों के अंदर क्या है? नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, यानी गैर पारंपरिक खेती की जाती है यहाँ पर। बल्कि क्या है, हॉलैंड में जो खेती है वो टेनेंट्स के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? टेनेंट्स के द्वारा की जाती है। और डेनमार्क में स्वयं की जाती, ओनर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ओनर्स। हॉलैंड में टेनेंट्स का खेती करता है और डेनमार्क में जो भूमि का मालिक है वो खुद खेती करता है। और दोनों में क्या है? नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है। तो ये जरूरी नहीं कि जहाँ पर टेनेंट्स खेती करे वहाँ पर नॉन या ट्रेडिशनल हो, जहाँ पर भूमि का मालिक खुद खेती करे वहाँ पर ट्रेडिशनल हो। जरूरी इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, इनका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। उसी प्रकार कहता है अमेरिका के अंदर जो फार्म का साइज है ना, खेतों का आकार है वो बड़ा है, फिर भी नॉन ट्रेडिशनल है। जापान के अंदर खेतों का साइज, फार्म का साइज क्या है? छोटा है, फिर भी वहां क्या है? नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है। ओके, तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। या हम ये कहें
कहते सरकारी जो कृषि की जाती है उसमें कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बन सकती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर जो नई नई चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जाता, या जो लेबर काम कर रही है उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो वहाँ पर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बन सकती है। ठीक है, अगर वहाँ पर भी ध्यान दे दें तो वो भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ना रहे। तो इसीलिए सेकंड उन्होंने अपनी बात को प्रूव किया कि पारंपरिक कृषि का ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से कोई भी संबंध नहीं है। ओके, उसके बाद तीसरी बात वो बताते हैं, थर्ड अपनी टिप्पणी देते हैं, क्या कहता, सुल्ज ने बताया कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है इसका टेक्नोलॉजी से भी कोई लिंक नहीं है। टेक्नोलॉजी से भी, यानी तकनीकी जो परिवर्तन होते हैं उनके साथ भी इसका कोई लिंक नहीं है। यानी जहां पर टेक्नोलॉजी अच्छी है वो भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हो सकती है, जहां पर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है वो भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हो सकती हैं। लेकिन ये कब होगा, वो ये मानते हैं कि बहुत सारे अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी है, जहाँ पर मशीनों का ज़्यादा यूज किया जाता है, वहाँ पर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं होती, वहाँ पर मॉडर्न एग्रीकल्चर होती है। बट ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी। मेन चीज़ है वहाँ पर आर्थिक प्रकृति के लिए जो चीज़ें यूज की जा रही हैं वो किस प्रकार की हैं, और वो उनके अंदर चेंजेस टाइम टू टाइम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते जहाँ पर मशीनें यूज हैं कि वो मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर है, वो ट्रेडिशनल भी हो सकती हैं अगर उनके अंदर चेंज टाइम टू टाइम नहीं किया जाता तो। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये 3 टिप्पणियाँ उसने बताई थी और अपनी बातों को क्लियर किया था कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कौन सी हो सकती है। अब इसके बाद वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को डिफाइन करते हैं कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या चीज़ है। अपने उसने त्रुटियां अपनी टिप्पणी दे दी कि वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। अब वो डेफिनेशन देते हैं कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है वो क्या होती है, किसको हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मानेंगे, पारंपरिक कृषि किसको कहा जाएगा। तो सबसे पहला एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सुल्ज ने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को एक इकोनॉमिक कंसेप्ट माना। क्या माना? इकोनॉमिक कंसेप्ट, आर्थिक धारणा कहा है किसको? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को। किसने? सुल्ज ने। यानी यह आर्थिक दृष्टि से विशेष परिस्थिति की ओर संकेत करती है। यह परिस्थिति उस समय संतुलन में होती है जब कृषि एक विशेष प्रकार के संतुलन में आती है। यानी एक विशेष प्रकार का संतुलन है, आर्थिक दृष्टि से एक विशेष प्रकार का संतुलन पैदा होता है, जिसको क्या कहा है? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कहा है। किसने? सुल्ज ने। अब वो क्या कहता है? संतुलन से पहले संतुलन से पहले क्या होता है? काफी समय तक, संतुलन से पहले काफी समय तक वहां पर क्या होता है? खेती करने की जो कला है, ढंग है, वो स्टैटिक रहते हैं। जो खेती, किसानों का जो खेती करने का ढंग है, उनकी कला है, वो संतुलन से पहले बहुत समय तक क्या रहते हैं? स्टैटिक रहते हैं, उनमें चेंज नहीं आ रहा है। और संतुलन के समय भी और उससे पहले, संतुलन के समय से पहले जो पूर्वज यूज कर रहे थे अपने, उनके जो पूर्वज यूज कर रहे थे वही साधन वो यूज कर रहे हैं। और उनके साथ साथ जो ढंग है, उनके जो बाप दादा जो ढंग यूज करते थे खेती करने का, वही ढंग वो लोग यूज कर रहे हैं। तो वो क्या है? संतुलन के समय से पहले की बात कर रहा है। बहुत सारी चीजें जो पुराने ढंग की यूज हो रही हैं, किसी भी प्रकार के नए साधनों का यूज नहीं हो रहा है, और वो नए साधनों का यूज करना भी नहीं चाहते हैं। वो पुराने जो साधन यूज हो रहे हैं, पुराना तरीका जो यूज कर रहे हैं, और उन्हीं का यूज कर रहे हैं। तो उसमें सुल्ज क्या कहता है? उस स्थिति में बिल्कुल स्टैटिक सिचुएशन चल रही है, पुराने तरीके, पुराना ढंग, पुराने साधन, सब कुछ पुराना है और बिल्कुल स्टैटिक है, किसी प्रकार का चेंज करना वो नहीं चाहते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है? उनको, जो किसान है, उनको उनके प्रतिफल का भी पता है कि उनको रिटर्न कितना मिलेगा। उनका रिटर्न जो है वो क्या होता है? निश्चित है। उनको ये पता है कि हम इतना काम करेंगे तो इतने हमें इतना प्रतिफल मिलेगा। तो
जो उनके रिटर्न का जो प्रतिफल का निश्चित होना या प्रतिफल की जो निश्चितता है वो उसको एक संतुलन की ओर ले जाती है। किसकी ओर ले जाती है? संतुलन की ओर ले जाती है। यानी वहां पर क्या है, ऐसा संतुलन क्रिएट हो गया कि जहां पर जो उनका मार्जिनल रिटर्न, या हम कहें मार्जिनल रिटर्न किसके इक्वल है? मार्जिनल कॉस्ट के। यानी ये उनके प्रतिफल के निश्चित होने की वजह से वो साधनों का, उत्पादन के साधनों का जो यूज करते हैं वो यहाँ तक करते हैं कि जो सीमांत प्रतिफल है वो सीमांत लागत के बराबर हो। अपने साधनों का यूज वहीं तक करते हैं कि जहाँ तक उसके सीमांत प्रतिफल सीमांत लागत के बराबर ना हो जाए। प्रत्येक साधन का प्रयोग वहां तक किया जाता है। यानी कहने का मतलब कृषि के अंदर और निवेश की आवश्यकता नहीं है, कृषि में और निवेश की आवश्यकता नहीं है। और जब और निवेश करेंगे, जब और निवेश किया जाएगा तो क्या होगा? उनका ये मानना है कि जब और निवेश की आवश्यकता नहीं है, अगर और निवेश किया जाएगा तो क्या होगा? मार्जिनल रिटर्न तो कम हो जाएगा और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका प्रतिफल फिक्स है, प्रतिफल जो है वो निश्चित है। तो और निवेश करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, रिटर्न तो उतना ही रहेगा, रिटर्न फिक्स है। तो इसीलिए वहां पर और निवेश नहीं किया जाता, और निवेश नहीं करने के कोई चांस नहीं है तो वहां पर बचत भी नहीं है, और बचत नहीं है तो वो संतुलन क्या बन जाता है? एक पारंपरिक कृषि बन जाता है। और पारंपरिक कृषि पर बने रहते हुए वो गतिहीन हो जाती है और वो एक पिछड़ी हुई कृषि